नमस्कार, मैं हूं ललित अंबारदार। आजकल विश्व भर में जो टॉप न्यूज़ है, सबसे अहम समाचार जो है वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान फिर से कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो न्यूज़ पूरी दुनिया में है। और ये तब से हुआ जब अमेरिका ने अपने वहाँ से अपनी फौजें निकालने की घोषणा शुरू कर दी, और तब से ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी किसी तरह से तालिबान को वहाँ पे पीसफुल तरीके से उनको अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की गवर्निंग सिस्टम में उनको भागीदारी दी जाए। तो पिछले 1-1.5 साल से तो काफ़ी उसके ऊपर काम भी हो रहा। दोहा में कई बातचीतें हुई, चाइना में हुई, मॉस्को में हुई, लेकिन औपचारिक तौर पे भारत ने तालिबान के साथ डायरेक्टली अभी तक बात नहीं की थी। भारत के लिए तालिबान एक इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि जब 1996 में जब तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो पाकिस्तान की मस्जिदों से, जमात की मस्जिदों से नारा क्या चला था? हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले, कश्मीर चले। तो इस पृष्ठभूमि में ये याद रखते हुए कि तालिबान के अफगानिस्तान को कब्जा करने के बाद 90 के दशक में कश्मीर के अंदर जिहाद की जो जहाद चल रहा था, 1990 से चल रहा था, जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, तो उस जहाद का जो उसके जो मोमेंटम जो है, उसमें जो काफ़ी उसको बूस्ट मिला कश्मीर के अंदर। और कई जो जिहादी थे अफगानिस्तान के, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे कश्मीर के अंदर जिहाद में भारतीय सेनाओं के साथ लड़ने के लिए। तो आज भी वही परिस्थिति है लगभग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तालिबान का उनका जो आइडियोलॉजिकल बेस है वो हिंदुस्तान के इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से मिलता है। इनफैक्ट जितने भी अफगानिस्तान के अंदर जो आपस में, इवन जो गुट आपस में लड़ते भी हैं, जिहादी ग्रुप, उनका किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान के किसी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ। आप ये खुद अपने आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। आप नाम से पता चलेगा तो दहशत हो जाएगी कि हिंदुस्तान के अंदर जिन इंस्टीट्यूशन को एक 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 सोशल रिकॉग्निशन मिली है, वो किस तरीके से प्रभावित कर चुके हैं तालिबान की जिहादी मूवमेंट को, उनकी मानसिकता हो। क्योंकि ये याद रखना चाहिए, जिहादी कॉन्फ्लिक्ट जहां पे भी दुनिया में है, वो एक खास तरह की कॉन्फ्लिक्ट है। वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अभी कह रहे हैं कि लोग, अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहा तालिबान को क्रश करने के लिए, इस्लामाबाद को क्रश करने के लिए, मुजाहिदीन और जिहादियों को खत्म करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान में अभी भी तालिबान उतने ही मजबूत हैं जितने वो 20 साल पहले थे। क्यों? क्योंकि अमेरिकन और जो वो भी और भी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा समर्थन मिल रहा था अफगानिस्तान को अभी तक, और नेटो की फोर्सेस थे, वो एक टाइप का एक कन्वेंशनल वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे। वो एक कन्वेंशनल वॉर लड़ने की उनको ट्रेनिंग है, वो लड़ रहे थे। और इवन की जो उनकी जो ट्रेनिंग है, जो उनके स्पेशल ग्रुप्स हैं इंसर्जेंसी के साथ लड़ने के लिए, आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए, वो भी एक टैक्टिकल वॉरफेयर में इन्वॉल्व है। कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है उनके पीछे। जबकि जो उनका प्रतिद्वंदी है अफगानिस्तान में, जो जिहादी उनका अपोनेंट है, जिसके अगेंस्ट ये 20 साल से युद्ध चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो आइडियोलॉजी ड्रिवन है। वो आइडियोलॉजी क्या है? वही सुप्रीमेसी एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ इस्लाम। उनके नजरिए से कि वो चाहते हैं कि सिर्फ दुनिया में अगर किसी को रहने का हक है, दुनिया में अगर किसी को हुकूमत करने का हक है, वो सिर्फ इस्लाम को है। उनके नजरिए से उनका इस्लाम, जिसे वो समझते हैं कि वो सबसे सुप्रीम है, वही आइडियोलॉजी जिस आइडियोलॉजी के आधार पे हिंदुस्तान का बंटवारा होता 1947 में, सुप्रीमेसी एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ इस्लाम। जिना के नजरिए से, टू नेशन थ्योरी के नजर से, इंडियन मुस्लिम लीग के नजरिए से, कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रह सकते,
हमें अलग मुल्क चाहिए, हमें अपनी हेजेमनी मेंटेन करनी चाहिए। तो ये जो सलाफी आज की तारीख में उसको वहाबीज़म के साथ जोड़ा जाता है, वहाबी सुन्नी इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है, जबकि ये भी हकीकत है कि अफगानिस्तान के अंदर हर स्टेज के ऊपर शिया जो जिहादी है वो भी इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि शिया वहां के इन इन वहाबी तालिबानों के साथ लड़ते रहे। अभी भी जो ये तालिबान है, चाहे वो तालिबान हो चाहे वो ISIS हो, उनका वो लोग शिया को मुसलमान मानते नहीं है। पिछले 3-4 महीनों में काबुल के अंदर शिया डोमिनेटेड एरियाज के अंदर इतने आईईडीज, इतने बम धमाके किए गए शियाज को मारने के लिए, यहां तक कि उन इलाकों में शिया लड़कियों के स्कूल के बच्चियों की लड़कियों की स्कूल बस के ऊपर हमला किया। दर्जनों स्कूल की वो बच्चियां मारी गई क्योंकि वो शिया है। इसी प्रकार से हजारा जो शिया कम्युनिटी जो अफगानिस्तान के अंदर, उनको भी टारगेट किया जाता है वहां पे इन वहाबियों के द्वारा, क्योंकि ये समझते हैं कि इन्हीं का इस्लाम जो है वही पुख्ता इस्लाम है, वही सच्चा इस्लाम है, और इनकी कोशिश ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला जाए। और कश्मीर इनके टारगेट में है। जैसे मैंने बोला 96 में उन्होंने डिक्लेयर किया, अब काबुल हमारे हाथ में आ गया, नजर हमारी अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो कश्मीर है। और कश्मीर के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पिछले साल काबुल में जो गुरुद्वारे के अंदर हमला हुआ था, जिसके अंदर लगभग 3 दर्जन 35-36 इनोसेंट सिखों का कत्ल हुआ। उस हमले में 2 जिहादी जो थे वो केरला के जिहादी थे। वो 2 जिहादी केरला के थे और 1 जिहादी कश्मीर का था। अभी भी केरला से जो जिहादी ISIS में भर्ती होने के लिए गए, वो लगभग सब के सब अफगानिस्तान से होते हुए गए। और कई जिहादी केरला के अभी भी अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में वो ISIS के साथ जुड़े हुए हैं, अलकायदा के साथ जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि इन जिहादियों को कहीं एक तबका है जो कभी एक ग्रुप में जाता, कभी एक ग्रुप में जाता, जहां से ज्यादा उनको रेडिकलाइजेशन, जहां पे ज्यादा उनको रेडिकल इंस्पिरेशन मिलती है, वो खासकर पैसा भी मिलता है, जहां पे रेडिकल इंस्पिरेशन मैक्सिमम मिलती है, ये उस तरफ चले जाते हैं। तो आज ये अलकायदा में है, कल ये ISIS में होंगे, और फिर तालिबान में आएंगे, फिर वगैरह वगैरह, जैसे भी जो भी ग्रुप है उनके अंदर यही लोग हैं, यही लोग इधर उधर होते रहते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के जो जिहादी, जो खासकर वहां पे कश्मीर के और केरला के, वो किसी न किसी ग्रुप के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं वहां पे। तो जो उनके स्लीपर सेल्स बैक होम इंडिया के अंदर है, उनको भी एक्टिवेट करने का मौका उनको अभी मिल रहा है, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई हो रही है कि तालिबान, उनके जो आकाश जो हैं वहां पे, उनकी जैसे नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि तालिबान ने लगभग अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। तो ये मानना भी जरूरी है कि ये भी इस बात का संज्ञान लेना जरूरी है कि ये जंग जो है तालिबानों को भी ये समझ आ गई है, क्योंकि अब वो 90 के दशक वाले तालिबान नहीं है। इनको भी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया और इंटरनेट, इसका भी इनको एहसास हुआ, वो जो कंटेम्परेरी टूल्स हैं। क्योंकि जबकि हकीकत यह है कि तालिबान को ISI ने नहीं बनाया था, तालिबान को बेनजीर भुट्टो ने और नसरुल्लाह बाबर, जनरल नसरुल्लाह बाबर, उस वक्त वो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे जब बेनजीर भुट्टो 90 के दशक में प्रधानमंत्री बनी थी पाकिस्तान की। तो उन्होंने ये तालिबान इजाद किया था पाकिस्तानी मदरसों में, ये समझते हुए कि जिन मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ के साथ 10 साल जंग की, सोवियत संघ को वहां से निकलना पड़ा था, तो वो मुजाहिदीन फिर अपने आपस में लड़ने लग गए थे। एक सिविल वॉर की परिस्थिति वहां पर डेवलप हो गई थी, और अब पाकिस्तान को लग रहा था कि उनका जो मकसद है, उनका जो एजेंडा है अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने का, और अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में घुसने का, सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ता बनाने का, उसके अंदर रुकावट आ रही है। इसलिए वो मुजाहिदीन के ऊपर उन्होंने विश्वास करना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा अपने आप एक टीम बना देते हैं, एक मुजाहिदीनों की टीम बना देते हैं, एक और जो उनके कंट्रोल में रहेगी, जो उनके वश में रहेगी, जो उनके कहने पे काम करेगी, वो तालिबान है। तो इसीलिए बाद में और अब तालिबान जो है बिल्कुल ISIS के स्टूजेस है, ISIS की मोहरे हैं।
बिल्कुल आईएसआई ही उनको चलाती है। इसलिए टेक्नोलॉजी, जहां तक कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी की बात है, कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर की बात है, इम्प्रोवाइजेशन, जो एक्सप्लोसिव्स की बात है, तो वो सब उनको आईएसआई की तरफ से बिल्कुल मिल रहा है। इसलिए उनके लिए भी अभी वही टूल किट चल रहा है, जैसे नैरेटिव का। ये जो नैरेटिव आजकल चल रहा है कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर तो बिल्कुल तालिबान का कब्जा हो गया, ये दिस इज अगेन पार्ट ऑफ दैट हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर यानी जिसके अंदर नैरेटिव की डोमिनेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो भी बहुत अहमियत रखती है। तो आईएसआई की तरफ से ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भाई बस अब तो जो है वहां पे तालिबान ने तो काबुल के ऊपर भी बहुत जल्दी कब्जा करने वाला है, क्योंकि सारा अफगानिस्तान उनके कब्जे में आ गया, जबकि हकीकत कुछ और है। उसकी बात भी करेंगे, लेकिन हमारे संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो लोग, हमारे लोग इन्वॉल्व हैं, वो इसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। ये जो पीछे खबरें आई थी कि तालिबान के साथ भारत ने बात करने की कोशिश की है, मैंने तब भी बोला था, अब भी बोलता हूं, राष्ट्र हित में अगर हमें किसी दुश्मन के साथ, जो किसी और का दुश्मन है, उसके तरफ कोई बातचीत करने की बात आती है तो करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अफगानिस्तान के अंदर दो प्रकार के इंटरेस्ट हैं। एक, अभी तो इंटरनेशनल जो हमारा जो इन्फ्लुएंस है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, वो तो छोड़िए, अभी तो अस्तित्व की बात आई है। हमारे हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे एसेट जो है अफगानिस्तान में, जैसे हमारे वो जो हिंदू और सिख जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की बात है। और दूसरा है जो हमारे वहां पे इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है एसेट्स के तौर पे, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के तौर पे जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो किस लिए की थी? यहाँ पे आम अफगानिस्तान के लोगों के लिए, आम अफगानिस्तान की जनता के लिए। उनको भी हम लोग, जो आम अफगानिस्तान के अवाम है, जो हिंदुस्तान के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें उनको भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें किसी भी फैक्शन, क्योंकि तालिबान अभी वो तालिबान, मैं बार बार बता रहा हूं, वही तालिबान नहीं है जो बेनजीर भुट्टो और उनके जो तत्कालीन इंटीरियर मिनिस्टर जनरल बाबर ने तैयार किए थे। इन तालिबानों में भी फैक्शंस हैं। इन तालिबानों में वो एक तबका भी है जो पाकिस्तान से नफरत करता है, पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी मिलिट्री, पाकिस्तान सरकार और कंटेम्प्रेरी जो सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट जो इस्लामाबाद है, उससे नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नहीं है, ये झूठा इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं। जो तालिबान खान जो है, इमरान खान, वो इसी नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, जब वो बोलते थे रियासत मदीना बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो इस तालिबान के फैक्शन को अपीज करने की कोशिश कर रहे थे, जो मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पे फर्जी इस्लामिक स्टेट है, वहां पे भी पूर्णतः इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए, वहां पे भी शरिया लगना चाहिए पूरी तरह से, जैसे कभी तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। तो ये वो जो एक ग्रुप जो है, मेजर ग्रुप है, वो पाकिस्तान के स्टूजेस हैं, जो भी अफगानिस्तान में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और गुट है जो पाकिस्तान के अंदर उसी इस्लामिक व्यवस्था की स्थापना की कोशिश करते हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई बार पाकिस्तानी फौजियों के साथ उनकी झड़पें हुई, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कई बार हमले भी किए हुए हैं। तो उन्हीं जैसे जिहादियों को खत्म करने के लिए, आपको याद अगर होगा, नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ साल पहले पाकिस्तान ने वहां पे ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के अंतर्गत वहां पे अपने ही इलाकों में बमबारी की थी, और उन जिहादियों को उन्होंने वहां पे खत्म किया था, मार दिया था बमबारी करके। और इस संदर्भ में यह भी याद रखना पड़ेगा, जब मैं बोलता हूं कि 90 के दशक में कश्मीर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो मर्सनरी से जिहादी थे वो कितने मुनव्वस थे। अयाज अमीर पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार और पाकिस्तानी सेनेट के मेंबर रह चुके हैं, भारत के दोस्त नहीं है, जबकि भारतीय तत्कालीन टेलीविजन के वो काफी वहां पे एक पैनलिस्ट के तौर पे उनको काफी कोट किया जाता था। जब ज़रबे अज़्ब पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में एग्जीक्यूट किया गया, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वहां पे बमबारी करके वहां पे लोगों को मारा, जिसके बीच वहां के कई सिविलियंस भी मारे गए थे, तो उस वक्त अयाज अमीर ने कैसे एक्सप्लेन किया कि क्यों वो कर रहे हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, what Pakistan has on hand in North Waziristan
is the battle-hardened jihadis who took the might of Indian army head on in Kashmir. मतलब आज की तारीख में तब जब वजीरिस्तान पे बमबारी कर रहे थे तो अयाज अमीर दुनिया को बताना चाहते थे कि हम वहां पे बमबारी क्यों करें, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के जो सामने चैलेंज है वो जहादी है जिन्होंने, जो बैटल हार्डन जहादी है, जिन्होंने इतनी जंगें लड़ी हैं। उस जंग में कश्मीर के अंदर जिन्होंने हिंदुस्तान की ताकतवर सेना को के साथ मुकाबला किया था, वो जहादी जिन्होंने कश्मीर के अंदर भारतीय सेना के साथ मुकाबला किया था, उन जहादियों को हम लोग वहां पे बमबारी करके पाकिस्तान के अंदर उनको खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जहादी कह रहे तो तुम दुनिया भर में इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे हो, अपने मुल्क में कहां पे इस्लाम है? तो इसलिए ये तालिबान, वो मुजाहिद, वो जहादी जो एलिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ है, अगर हम उनको कल्टिवेट करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, मैं समझता हूं कि वो एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकती है, उसके लिए बात करनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जिनको मुझे नहीं मालूम कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्या मालूम है, ग्रेट गेम के बारे में कितना उनको नॉलेज है। वो लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि भारत जाके डायरेक्टली तालिबान के साथ बातचीत करे। मॉस्को भी कह रहे थे वहीं पे सीधे बातचीत करें, जबकि हमारे डिप्लोमेट वहां कहीं दूर बैठे हुए थे, उस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली बात नहीं की थी। और दोहा में भी अभी हाल में बात में सुना है, शायद कोई वहां पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई वहां पे कांटेक्ट होने करने की कोशिश की गई। लेकिन ऑफिशियल तौर पे, औपचारिक तौर पे भारत ने कभी भी ये कबूल नहीं किया कि हमने अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ कभी भी कोई बातचीत की है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं भूल सकते कि तालिबान एक मिडीवल सोच है, तालिबान एक जिहादी सोच है, तालिबान एक दहशतगर्दी की सोच है और एक बर्बरता की सोच है। तो उनके साथ एक डिप्लोमेटिक टाई रखना, डिप्लोमेटिक लेवल में, ऑफिशियल लेवल पे उनसे बात करना उनको एक लेजिटिमेसी देता है। मैं नहीं समझता हूं कि एक भारत की तरफ से, आज की सरकार से हम ये उम्मीद नहीं करते हैं, और मुझे खुशी है कि वो उस प्रेशर में नहीं पड़े। यहां तक अभी पिछले हफ्ते भी कोई मैंने आर्टिकल पढ़ा कि भारत हैज ऑलरेडी मिस्ड द बस। ऐसे किया जैसे तो अफगानिस्तान का कब्जा काबुल वो तालिबान ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान ने सारे रास्ते अपने लिए बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने तालिबान के साथ डायरेक्ट बात नहीं की थी। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हमें जो भी कुछ करना होगा सोच समझ के करना होगा। हम अफगानिस्तान के जो आम लोग हैं, जो हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है, उन लोगों को हम उन तालिबानी दहशतगर्दों के हवाले एकदम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। ये याद रखना पड़ेगा, जब तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था, उस वक्त हमने अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन उस तालिबान हुकूमत के साथ नहीं रखी थी, हमने वही सरकार के साथ, उन्हीं अफगानियों के साथ रखी थी जो तालिबान से पहले वहां पे नॉर्दर्न अलायंस वाले जो थे उनकी सरकार के साथ, अहमद शाह मसूद वाला जो शेर, पंचशील का शेर जिसे बोलते हैं, उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। उन्हीं का एम्बेसडर दिल्ली के अंदर था जब तालिबान काबुल के अंदर वहां पे हुकूमत कर रहे थे। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन इसका असर हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि आज की तारीख में अफगानिस्तान की जो अभी प्रेसिडेंट घनी की जो सरकार है, वो कमजोर सरकार नहीं है। वहां के जो आर्मी है उन्होंने पिछले 10 साल में काफी ट्रेनिंग ली है, काफी उनको एक्सपीरियंस है, उनके पास हथियार भी काफी हैं और भारत की तरफ से उनको ट्रेन भी किया हुआ है। और जब वो पिछले 10 साल से अमेरिकन सोल्जर्स, नेटो सोल्जर्स के साथ और दुनिया भर के और मुल्कों के सोल्जर्स के साथ जो उनके साथ वहां पे कोऑपरेट कर रहे थे इन तालिबानों के अगेंस्ट, जिहादियों के अगेंस्ट, तो उनको काफी उसका एक्सपीरियंस है जिहादियों के साथ लड़ने का। तालिबानों को जो आजकल की जो सरकार है वहां पे स्पेशल फोर्सेस ग्रुप है, उनको काफी उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन वो इतने मिलिटरीली इतने शायद इक्विप नहीं है जो मैं समझता हूं वहां पे हिंदुस्तान वो हेल्प कर सकता है। देखिए, अभी जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, ये जंग है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जंग लड़ रहा है तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान को कब्जा करने की। और जब हम बात करते हैं हम अफगानिस्तान के बारे में, हमें यह सोचना चाहिए हमारा दुश्मन वहां पे भी पाकिस्तान है।
हमारा दुश्मन तालिबान के मुखौटे में पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में जो हिंदुस्तान के जो अच्छे रिश्ते हैं, हिंदू अफगानियों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, आम अफगानी नागरिक के साथ जो हमारा रिश्ता, वो तोड़ना है। क्योंकि वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर उनका अधिकार है। उनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है, और अफगानिस्तान भारत का नेबर है। इसलिए हमारा लीगल अधिकार है अफगानिस्तान को अपना नेबर समझने का, उनको पड़ोसी के होने नाते हमें उनको मदद करने का। तो ये मैं समझता हूं आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है, ये ग्रेट गेम जो 19वीं सदी के शुरू में शुरू हुई थी, रशियन एम्पायर, तत्कालीन रशियन एम्पायर और तत्कालीन हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटानिया का जो एम्पायर है, उनके बीच में ये होड़ थी। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान उसके बहुत बड़े शिकार हुए, ग्रेट गेम के भी, और उसके बाद जो कोल्ड वॉर शुरू हुई दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद, हम दोनों मुल्क अफगानिस्तान और हिंदुस्तान उसके बहुत बड़े शिकार हुए। और ग्रेट गेम का शिकार तो हम इस प्रकार से हुए कि हमारा बंटवारा हुआ, जो जिनाह को, और जो हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त जो लाखों हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने 14 अगस्त 1947 को जो गद्दारी की, जिनाह का समर्थन किया, टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, और पाकिस्तान बनाया, तो वो उसी ग्रेट गेम और कोल्ड वॉर का हिस्सा था। और उसी कोल्ड वॉर और ग्रेट गेम की वजह से अफगानिस्तान जो है, पहले वहां पे इतने बरसों से वो भी इसी गेम का शिकार रहे हैं। उनके यहां इंस्टेबिलिटी, उनके बीच में फैक्शनलिज्म, और वो इतना खतरनाक फैक्शनलिज्म वहां पे रहा है कि एक दूसरे को अफगानी को वहां पे मारता रहा है। वहां पे कई ऐसे जो वॉरलॉर्ड्स है, उन्होंने अपने ही इलाके के लोगों के ऊपर इतनी बमबारी की, इतने रॉकेट दागे हैं कि उनको बुचर, एक तो है गुलबुद्दीन हिकमतयार जो आजकल की सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो नॉर्दर्न अलायंस के साथ इतना लड़ा था, उसने काबुल के ऊपर इतने रॉकेट दागे थे, तो उसको बुचर ऑफ काबुल बोलते हैं। हजारों अफगानी मुसलमानों का कत्ल उसने किया। तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर भूखा मरने दिया लोगों को, भूखा मराया लोगों को, जब वो अफगानिस्तान में 10 साल जब उन्होंने हुकूमत की थी। कल्चरल जिनोसाइड किया वहां पे, जो बुद्धा, बामियान बुद्धा को जैसे उन्होंने मारा, जो अफगानिस्तान जो अपने आप को आम अफगानी उसको अफगानिस्तान की शान मानता, और उन तालिबान ने उसको खत्म कर दिया। औरतों के साथ जो बुरा हाल किया उन्होंने वहां पे, उसको जो वो बुरके जैसे टेंट के अंदर रखना, और घर के बाहर कदम नहीं रख सकती, रखेगी बाहर तो उसके साथ कोई मर्द होना चाहिए, वगैरह वगैरह, और ऐसे ऐसे कानून वहां पे लाए। और जो कहते हैं, जो इलाके अभी अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में कहा जा रहा आ चुके हैं, वहां पे वो कानून ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, मैं समझता हूं ये जो ग्रेट गेम जो दोबारा लड़ी जा रही है अफगानिस्तान में, इस बार इस ग्रेट गेम का अंत होगा ये, और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के फेवर में होगा, ये मैं मानता हूं। मुझे इस पे मैं काफी सोच रहा हूं, आने वाले दिनों में फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ग्रेट गेम का जो जब शुरू हुई थी, तब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान इसके सबसे बड़े शिकार थे, बहुत नुकसान उठाना पड़ा था हम दोनों मुल्कों को। लेकिन अब की बार ग्रेट गेम दोबारा शुरू हो चुकी है, इसका सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को होना है। और मुझे लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान आजाद होने वाला है, और अफगानिस्तान के साथ हमारे डायरेक्ट रिश्ते होने वाले हैं, और अफगानिस्तान के द्वारा हमारा जो रास्ता है सेंट्रल एशिया से यूरोप को खुलने वाला है। और सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो पाकिस्तान को होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून है, पश्तूनों ने एक वहां पे मूवमेंट चला रखी है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो, और अफगानिस्तान के अंदर जो नेशनलिस्ट पश्तून है, वो जो बॉर्डर है दुरंत लाइन जो उसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे पश्तूनों को उसी ग्रेट गेम के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, हम इसको मानते नहीं है। पश्तून जो पाकिस्तान के अंदर है, पश्तून जो अफगानिस्तान के अंदर है, एक कौम है। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने यह नारा लगाया था पाकिस्तान के अंदर, ये याद रखना पड़ेगा, यह जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर उंगली उठाई थी कि पाकिस्तान की आर्मी जो है दहशतगर्द आर्मी है।
और अभी जो लीडरान है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, उनका जो रवैया है, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो लोग खुद खतरे में हैं। वो लोग पाकिस्तान की सेनेट में रहते हुए खौफ की जिंदगी जी रहे हैं कि कब पाकिस्तान की आईएसआई उनके ऊपर हमला करेगी, क्योंकि उनका नजरिया इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, अफगानिस्तान के में जो हो रहा है, वो नेशनलिस्ट अफगानिस्तान के बारे में वो सपोर्ट करते हैं, ना कि तालिबान को समर्थन करते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है, उनको उसको वॉच करेंगे, फॉलो करेंगे, लेकिन आप लोगों के द्वारा पूरे देश को बताना चाहता हूं, प्लीज इस नैरेटिव में मत फंस जाइए कि अफगानिस्तान जो है तालिबान के हाथ लग गया है। नहीं, अभी नहीं। और मुझे लग रहा है कि कभी उनके हाथ लगेगा नहीं। वहां पे सिविल वॉर का दौर चलने वाला है, बहुत सारे फैक्शन होंगे जो अफगानिस्तान की अभी आज की जो सरकार है उसके साथ समर्थन देंगे। अफगानिस्तान की जो आर्मी है उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। कई इलाकों में, जैसे ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर उनका लगता है, वहां पे उनके साथ वो, मुझे समझता हूं उन्होंने अकलमंदी की, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में थे तालिबान। वहां पे अगर वो उनको रेजिस्टेंस करते, काबुल और उस इलाके के अंदर बहुत डिस्टेंस है, काबुल से उनको सरकार की तरफ से समर्थन जब तक आता तब तक वो बहुत देर हो जाती। तो तालिबान, वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो आर्मी थे अफगानिस्तान की, जो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल आर्मी थे, उन्होंने ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके वो ताजिकिस्तान चले गए। वहां पे उन्होंने रिफ्यूज लिया। मैं समझता हूं ऐसे हजारों की तादाद में वहां पे वो चले गए हैं। मैं समझता हूं कि ग्रेट गेम 2 जो है, ये अभी अब की बार ग्रेट गेम, इट विल बी द एंड ऑफ द ग्रेट गेम, एंड ग्रेट गेम का अंत भी अब होने वाला है। रशिया, इंडिया और किसी हद तक मैं समझता हूं कि अमेरिका इतना बेदर्द नहीं होगा कि इस तरह से वो छोड़ के भाग के जाएगा यहां से, क्योंकि अगर उसको स्टेचर अपना मेंटेन करना है, सुपर पावर का रिगेन करना, आजकल की तारीख में सब लोग ये मानते हैं और ये हकीकत भी है, वो अमेरिकन अफगानिस्तान से भाग गए हैं। वो जो कह रहे हैं एंड ऑफ द वॉर, एंड ऑफ द वॉर नहीं है। वॉर चल रही है, 20 साल से चल रही है, अभी भी चल रही है। जंग अभी खत्म नहीं हुई, जंग तो अभी दूसरी, उस जंग का दूसरा दौर का आगाज हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अमेरिकन भी उसमें समर्थन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और यह भी याद रखिएगा, जब तालिबान ने 90 के दशक में सरकार बनाई थी तो 3 मुल्कों ने उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दी थी। एक पाकिस्तान ऑफ कोर्स, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा यूएई। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तान, इन 3 मुल्कों में अगर तालिबान उम्मीद कर सकता कोई समर्थन, तो वो पाकिस्तान से, क्योंकि वो पाकिस्तान उनका आका है, पाकिस्तान के स्टूजेस हैं वो। लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई, मैं समझता हूं वो तालिबान को वो रिकॉग्निशन नहीं देंगे, वो समर्थन भी नहीं देंगे। वो उस फ्रंट का हिस्सा बनेंगे जो तालिबान को अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के अंदर लड़ने वाले होंगे। यानी आजकल की जो प्रेसिडेंट गनी की जो सरकार है, प्रेसिडेंट गनी के कमांड में जो वहां पे फोर्सेस हैं, अफगान फोर्सेस हैं, उनको समर्थन देंगे, क्योंकि तालिबान एक मिडिएवल सोच है। आज की तारीख में मुसलमान मुल्क भी उनको नहीं अपनाने के लिए तैयार है। ये जरूर है कि हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे जहादी मानसिकता वाले लोग हैं जो शायद उनके अंदर उनके अंदर कोई उम्मीद देख रहे होंगे, कश्मीर के अंदर जहादी उनके अंदर कोई उम्मीद देख रहे होंगे। लेकिन दुनिया भर में जो मुसलमान आज जागरूक मुल्क हो चुके हैं, वो लोग तालिबान को समर्थन नहीं देंगे। और अब की बार, जैसे मैंने बोला, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, हिस्टोरिकल सिचुएशन है। शायद इसमें हमारे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल सकते हैं। जंग होगी, लेकिन वो जंग टेक्निकल जंग होगी, ड्रोन्स यूज किए जाएंगे, बमबारी होगी। मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तानी फौजियों को वहां जाने की जरूरत हो, जाएंगे भी नहीं। बहुत कुछ कर सकते हैं हम, बहुत समर्थन दे सकते हैं, एयर फोर्स का समर्थन दे, बहुत कुछ दे सकते हैं हम लोग। और सबसे पहले हमने सिक्योर करने वहां पे हिंदू और सिख और जो आम अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगान लोग हैं, उनको समर्थन देना है। और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर मैं नहीं समझता हूं कि भारत अभी कंप्रोमाइज कर सकता है। भारत आज की तारीख में, हमारा जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो बहुत स्ट्रांग है। दुनिया भर में हमारी छवि एक स्ट्रांग नेशन की है। उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान इस परिस्थिति में एक बहुत अहम रोल, एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है। ना कोई दुनिया की कोई भी ताकत वहां पे, ना चाइना का प्रभुत्व देखना चाहती है अफगानिस्तान में, ना ही पाकिस्तान का है, ना ही जिहादियों का। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज इसको शेयर करें,
कमेंट करें और ललित अंबारदार यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। आने वाले दिनों में फिर हम अफगानिस्तान के ऊपर और बात करेंगे। जैसे डेवलपमेंट्स होती रहेंगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ इस सब्जेक्ट के ऊपर और इंटरेक्ट करूं। नमस्कार, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।